हिंदू के रूप में जन्म लेना मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं कसम खाता हूँ ये मेरे वश में ज़रूर है कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। शूद्र की जो फैमिली है उसमें जो लड़की है, वहाँ का जो फॉरवर्ड क्लास का कोई भी पर्सन होगा वो उनको बोलता है कि आज रात को भेज देना। यहाँ से मूवी शुरू हुई है। कपड़े जो हैं वो तन पे ज़्यादा नहीं पहन सकते हो, बस अपने प्राइवेट पार्ट को ढकने के लिए। तो मुझे डर है कि कल के लिए जो आज की डेट में आईपीएस सर्विस है, मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, वो कहीं ना कहीं इंडियन पुरोहित सर्विस के रूप में एक नई सर्विस में आ जाए, जहाँ पे द लीडर होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुरोहित एंड आईजी वगैरह जो भी चीफ है पुरोहित के होंगे। हेलो गाइस, बहुत दिनों से मैंने ये सोचा था कि मैं इथिक्स के एक बड़े स्कॉलर की बात करूंगा जो कि आने वाले दिनों में एक बेस बन सकते हैं इथिक्स के किसी एक क्वेश्चन का और ऐसे को लेके किसी एक टॉपिक का। तो मैंने डॉक्टर अंबेडकर को बेसिकली चुना है क्योंकि अंबेडकर के बारे में बेसिकली चीज़ें आई हुई हैं। यूपीएससी में डायरेक्टली अभी इथिक्स के पेपर में नहीं आया, लेकिन कहीं पीसीएस में इनडायरेक्टली बेस बना है अंबेडकर के थॉट्स को लेके। अंबेडकर जी का नाम अंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस जो अभी दिसंबर 6 को आने वाला है, तो हम जानते तो हैं ही कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में कितना बड़ा अंबेडकर जी का रोल था। लेकिन जब बात आती है कि हमें एक बहुत अच्छा आंसर लिखना है, तो अंबेडकर जी का पूरा जूस हमें एक स्टूडेंट की तरह, एक आंसर राइटिंग चैम्पियन की तरह यदि उस चीज़ को जानना है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इसके ऊपर आप पूरा का पूरा नोट्स जो है वो देख लें। और इस वाले वीडियो का जो पूरा का पूरा पीडीएफ जो रीडेबल डिक्टेशन वाला फॉर्मेट है वो मैं हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, राइट। तो वहाँ से आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं। नाउ यदि मैं शुरुआत करूं अंबेडकर जी की, मेरे बैकग्राउंड में ये उनकी आत्मकथा की बातें चल रही हैं, तो मैं बहुत कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन एक क्लासरूम फॉर्मेट में आने के बाद पहले मैं थोड़ा बहुत इनके इंट्रोडक्शन की बात यदि मैं करूं, बिकॉज़ किसी स्कॉलर के बारे में यदि हमें थॉट्स को जानना है तो थोड़ा सा इनकी सेंसेशनल बातें ज़िंदगी की मोटा मोटी एक राउंड अप ले लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं महर जाति है महाराष्ट्र के अंदर। मैं यहाँ पे MEHR लिखता हूँ, MAHR भी कहीं कहीं लिखा जाता है। महर जाति के अंदर में हुआ था। ये महर जाति वही है जो भीमा कोरेगांव एपिसोड का सेंसेशनल चल रहा था, उसी से जुड़ी हुई है। और महर जाति सेलिब्रेट करती है अपनी जीत को, जो उन्होंने फॉरवर्ड क्लास, जिसको हिंदी में स्वर्ण जाति कहते हैं, उनको हराकर अपनी एक कायम की थी मिसाल। तो महर जाति से ये आते हैं और ये सबसे छोटे थे अपने सारे बहन भाइयों में। और आपको जानकर हैरानी होगी इनके भाई बहन टोटल कितने थे, 14 भाई बहन थे। आर्थिक स्थिति इनकी थोड़ी बहुत ठीक थी, जो कि इन भाई बहन होने से कितनी ख़राब हो गई होगी, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे। इनके दादाजी भी उसी बैकग्राउंड से थे। तो जब एजुकेशन की बात आई स्कूल के अंदर, क्योंकि ये शूद्र या दलित, ये थोड़ा सा मोटा हो गया है इंक, मैं इसे कम कर लेता हूँ। शूद्र या दलित जाति से थे, तो कमरे के बाहर, दरवाजे के बाहर जो टाट होती है बैठने की, बोरी का जो टाइप होता है, उसे बिछा के उस पर बैठते थे और बाहर से ही पढ़ते थे, क्योंकि यदि क्लास के अंदर घुस गए तो क्लासरूम जो है वो अपवित्र हो जाएगा, अछूत बेसिकली ये थे। ये तो चलो बाहर बैठने की बात है, लेकिन जहाँ तक बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसमें पानी भी एक बहुत बड़ी चीज़ आती है। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है कि किस तरीके से जो घड़े का पानी होता था उसके लिए एक अलग से मेरे लिए बर्तन रखा गया था, जो कि पानी पिलाने वाला होता था, वो उस बर्तन में पानी डाल देता था
और वो दूर भाग जाता था जब मैं पानी पीने जाता था। और जिस दिन उसकी छुट्टी होती थी तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था, क्योंकि दूसरा कोई मैनेजमेंट की तरफ से स्कूल के ये उपाय नहीं था। ये अलग बात है कि कोई मुझ पर दया करके मेरा ही क्लास का व्यक्ति या फिर कोई टीचर मुझे पानी पिला दे उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से पिलाया जाता था, जिससे कोई चीज़ अछूत ना हो जाए। ऐसी कई सारी और भी कहानियाँ हैं, लेकिन इस कहानी को और भी बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं, इनकी एजुकेशन को लेके ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत कम लोगों की कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने 4 पीएचडी या उससे बाद की जो डिग्री है वो की। इस 4 पीएचडी की कहानी बड़ौदा नरेश ने जो इन्हें स्कॉलरशिप दी थी अच्छी पढ़ाई करने के लिए, वहाँ से शुरू होती है, जहाँ इन्होंने बड़ौदा नरेश की दी हुई स्कॉलरशिप पे वो कि वादा एक था कि वापस जब आप आएंगे तो हमारे यहाँ पे पीसीएस अधिकारी बनेंगे, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो इन्होंने उस स्कॉलरशिप पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी में 2 अलग अलग टॉपिक पे पीएचडी की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलडी भी की लॉ के अंदर, जो कि पीएचडी के बाद की डिग्री होती है। ये 3 डिग्रियां तो इन्होंने पूरा टाइम दे के की, और चौथी डिग्री जो इन्हें एक ऑनर के रूप में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने दी थी, तो टोटल मिला के ये 4 पीएचडी बनती हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर इनके एजुकेशनल एक्सपोजर को पैरेलल करने वाला कोई दूसरा बंदा नहीं था, इसमें हम लोग ज़रा सा भी डाउट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब ये इंडिया में आते हैं, इन्होंने अपनी एक पर्सोना डेवलप कर लिया था। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे करके ये गांधी जी के 180 डिग्री पे हैं, किस तरीके से ये गीता, रामायण और महाभारत से ही गीता निकली है, जैसे एपिक डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, और किस तरीके से ये आज के हिंदू समाज को, आज के इंडिया को शेप कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इनका कुल मिला के एक ही बात कहना था कि क्यों हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, जो माइथोलॉजिकल डॉक्यूमेंट है, उसको बिलीव करें। क्यों ना हम एक ऐसी किताब जो कि सभी के लिए बराबर हो, उस पर बिलीव करें। और उस किताब का नाम कुछ और नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की ऐसी किताब है जो कि अंबेडकर के सबसे बड़े, सबसे प्रिय वर्ड को रिफ्लेक्ट करती है, इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 अंबेडकर जी की बहुत बड़ी स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की बात करता है। हालांकि ये साइकोलॉजिकल लेवल पे, एट अदर सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देखें या फिर कास्ट के अंदर देखें, ये हर जगह पर देखने को हमें मिलता है। नाउ इफ़ आई गो फर्दर, तो जो इनकी किताबों के अंदर में हमें बातें मिलती हैं, एक इनकी जो आत्मकथा से रिलेटेड किताब है, उसमें महाराष्ट्र में मी कसा भालू, महाराष्ट्रीय लैंग्वेज में, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि मैं कैसे बना, उसके अंदर में ये सारी की सारी बातें बताई गई हैं कि जब मैं वापस पीसीएस ऑफिसर बन के गुजरात में आया, तो मेरे को रहने के लिए जब घर की तलाश थी, तो जिसको भी मैं शूद्र या दलित बताता था तो वो मेरे को नहीं देता था, घर के दरवाजे बंद कर लेता था। लास्ट में मुझे जाके घर मिला, क्योंकि उस पर्सन को ये नहीं बताया मैंने कि मैं दलित हूँ या शूद्र हूँ, क्योंकि उसने पूछा भी नहीं, तो मुझे झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। 2-3 दिन के बाद ही जब पता चला कि बाहर जब दरवाज़ा से खोल के आवाज़ें आ रही थी कुछ ज़ोर ज़ोर से, तो देखा कि लोग अपना
लकड़ी भाला वगैरह लेके खड़े हुए हैं इनको मारने के लिए, जिसमें मकान मालिक भी शामिल है कि इसने मेरे अंदर घर में घुस के उसे अपवित्र कर दिया, अनहोली कर दिया, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे डॉक्टर अंबेडकर जी को कितनी सारी परेशानियां फेस करनी पड़ी होंगी। इसमें एक बात और बताई गई है कि ये कहीं इनवाइटेड थे बोलने के लिए और नदी पार करके इन्हें जाना था, तो जो तांगा रिक्शा वगैरह चलता है सब दलित और शूद्र होने की वजह से इनको मना कर दिया, क्योंकि शक्ल में ये बड़े कुरूप टाइप के थे, काले से दिखते थे एकदम। तो लास्ट में फिर कोई राजी हुआ, गए तो उस तांगे का पहिया निकल गया। अब वो साजिश के रूप में निकाला गया कोइंसिडेंटली नदी के पुल पे इनको मारने के लिए, क्या था ये इस किताब में शामिल है। तो परेशानियां तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी झेली होंगी इन्होंने। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द मेन ब्रिटिश इंडिया टाइप ऑफ टाइम एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, तो देखो 1946 से 49 के बीच में तो नेहरू जी जो थे वो द देन सो कॉल्ड पीएम थे, उनके अंदर में लॉ मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे, साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जिन्होंने बाद में 51 में 1951 में जनसंघ की स्थापना की जो आज की डेट में बीजेपी बन गई है। तो उसके अंदर में इनके विचार कैसे टकरा रहे थे नेहरू जी से, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, या फिर गांधी जी से, या फिर पूरे के पूरे हिंदू समाज से। इन्होंने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, की मांग की थी, जिसको 1932 में ब्रिटेन के पीएम मैकडोनाल्ड ने 71 लगभग जो सीटें थी वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कॉन्फर की थी, जो डॉक्टर अंबेडकर ने तो वेलकम किया, लेकिन गांधी जी ने टोटल इसका अपोज किया था, अनशन पर बैठने तक की बात थी। मालवीय जी ने अंबेडकर जी के साथ में आके समर्थन किया था इस चीज़ का। ये धीरे धीरे चल के कहानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे इतनी भल जाती है कि इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू कोड बिल, इन सब के समर्थन की बात की थी। तो इसका मतलब ये है कि ये केवल SC के समर्थन या उनके वेलफेयर के लिए ही बातें नहीं कर रहे थे, ये ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए भी बातें कर रहे थे, ये वुमेन की अपलिफ्टमेंट, जो उनकी पोजिशनल अपलिफ्टमेंट सोसाइटी में होना चाहिए उसकी बातें कर रहे थे, राइट। जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सिख हों या मुस्लिम हों, सबकी बातें कर रहे थे। इनका झुकाव जो है वो लास्ट में आके या फिर हिंदू समाज की जो कास्ट सिस्टम है, जो इनका बेसिकली कहना था कि वर्ना सिस्टम, जो कोई प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल सेटअप है, उसको आपने कास्ट के अंदर में डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल दर्जी, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जो मोची है, कोबलर, राइट, ये सब जाति भी हैं और ये काम भी हैं। काम से इनकी जाति बन गई। जाति क्यों नहीं जाती? आज की डेट में यदि देखा जाए, ये जो जाति है ये बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के रूप में यदि हम देखें तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये लगभग जा चुकी है। रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी जात का सामने बैठ के खाना खा रहा है, खा सकता है यदि उसके पास पैसे होते हो। ट्रेन के अंदर कौन बगल वाला कौन सी कास्ट का चल रहा है, SC है, ST है, व्हाटएवर, वो चल सकता है। यहाँ पे अनटचेबिलिटी टोटल खत्म हो जाती है। यदि फर्स्ट AC में आप चल रहे हो, पैसे हैं, आप SC के हो, ST जात के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भंगी हो, आपके पास पैसे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सोशल स्तर पे यदि हम रूरल एरिया में देखते हैं तो हाँ, आज भी जो वहाँ के कुएं हैं, वहाँ पे कब पानी निकालना है और कब नहीं निकालना, टाइमिंग अलग है, ये सब कुछ अलग है। मंदिरों के अंदर एंट्री, बहुत कुछ इस तरीके की बातें हैं जो हम आज भी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जब ये डीप में गए हैं कास्ट के, तो इन्हें एक ही बात समझ में आई है, वो ये है कि एक मैं यहाँ पे यदि क्वेश्चन लिखूं कि इज
caste system based on religion. It means until religious reform is not done, caste system cannot be done away with. इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट सिस्टम क्या धर्म के ऊपर आधारित है, और जब तक धार्मिक सुधार न हो तब तक हम लोग कास्ट को दूर नहीं कर सकते। और मैं आपको ये बता दूं कि जो कास्ट है, जो जाति है, वो इसलिए नहीं जाती कि जाति को हम इकोनॉमिक दर पे तो ख़त्म कर चुके हैं, सामाजिक दर पे इसलिए ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि जाति ख़त्म हो रही है, लेकिन जातिवाद जो राजनीति के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो होता ही रहेगा। चाहे तो आप लेटेस्ट बिहार के इलेक्शंस को देख लीजिए, यू विल गेट टू नो दैट हाउ दिस कास्टिज्म इज प्लेइंग द रोल इन रीशेपिंग एंड अगेन शेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। आज की डेट में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 16 क्लॉज 5, ये प्रोटेक्शन देता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि यदि किसी रिलीजियस काम में, फॉर एग्जांपल मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है, मस्जिद के अंदर जो मौलवी साहब होते हैं, क्रिश्चियनिटी में जो चर्च के अंदर फादर होते हैं, इनका यदि रिक्रूटमेंट करना है तो उसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि प्रेफरेंस उन लोगों को देना चाहिए जो पुराने टाइम से ये काम करते आ रहे थे, उनके एंसेस्टर्स, एंड नॉलेज जो है उन लोगों को हो। फॉर्म जरूर भर सकते हैं सारे के सारे लोग, लेकिन प्रेफरेंस के रूप में दे कैन हैव द चॉइस कि हाँ इनको ये वाली नॉलेज है तो ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पुजारी बनना है, पुरोहित बनना है, तो आप फॉर्म भरिए, आप लेके आइए। यदि ये डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र, यदि थियोक्रेसी में बदल रही है, मतलब धर्मतंत्र, एक हिंदू राज, तो मुझे डर है कि कल के लिए जो आज की डेट में आईपीएस सर्विस है, मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, वो कहीं ना कहीं इंडियन पुरोहित सर्विस के रूप में एक नई सर्विस ना आ जाए, जहाँ पे द लीडर होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुरोहित एंड आईजी वगैरह जो भी चीफ हैं वो पुरोहित के होंगे। ऐसा हम लोग पुराने टाइम पे भी देख चुके हैं। आप देखिए वैष्णो देवी के अंदर में जो ट्रस्ट पहले थी, उनका क्या हुआ, राइट? उनका ये हुआ कि भाई जब चढ़ावा आता था तो पुरोहित वहाँ का जो है वो चढ़ावे का हिस्सा अपने पास रखता था। जब उसे ट्रस्ट में किया तो उनको सैलरी बांध दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चले गए भाई कि मेरे को चढ़ावे का ही हिस्सा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला क्यों चाहिए भाई, ये लोगों का है, लोगों के काम आना चाहिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक एलिमेंट के हिसाब से चलो। एंड आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 26 और 28, ये 4 आर्टिकल रिलीजियस स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड इसमें अंबेडकर जी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आज की डेट में यदि मैं कहूँ कि एसटी, माइनॉरिटीज़, वुमेन यदि अपने कुछ एक पोजिशनल एडवांसमेंट को देखते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए अंबेडकर जी को, क्योंकि वो जिंदगी भर उस चीज़ के लिए लड़ते रहे। नाउ इफ वी गो फर्दर, अंबेडकर जी बेसिकली जब श्रीलंका, म्यांमार वगैरह सब जगह पर ये जाके देखे तो यही समझ में आया कि बुद्ध जो है सारे लोगों को शरण दिए हुए हैं, एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। इन्होंने ये समझा कि 99% इंडिया की तरह जो एससी या एसटी होता है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, और 0% एससी एसटी जैनिज्म में है। इसका मतलब ये नैरो मोस्ट हो जाता है और ये
ब्रॉड मोस्ट हो जाता है। इसीलिए सरकारी बिल्डिंग्स में, सरकारी दफ्तर्स में कहीं पर भी आपको जैन के तीर्थंकर की वीडियो फोटो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको हर जगह बुद्ध की फोटो मिलेगी, क्योंकि बुद्ध ने उन लोगों को शरण दी जिन लोगों को किसी ने भी शरण नहीं दी। लेकिन मैं आपको ये बात और बता दूं कि बुद्धिज़्म एंड बुद्ध की जो रियल कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल अलग थे डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से। एंड इन्होंने 1956 में जो इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को, तब ये लिख रहे थे बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध एंड हिज धम्मा। उसके अंदर में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इजाद किया है जिसका नाम है नवयान। नवयान मीन्स न्यू व्हीकल, जिसको हम लोग भीमयान भी बोलते हैं। भीमयान क्योंकि भीमराव अंबेडकर उनका नाम था, तो इसलिए नाम पड़ जाता है भीमयान। ये हर चीज़ से अलग हो जाता है, चाहे बुद्ध की हिनायना हो, महायना हो, वज्रयान हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट से ये अलग हो जाता है। मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारी किताबें लिखी, जैसे मी कसा भालू एक आपको मैंने बताया, एक थी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एक थी फिलोसफी ऑफ हिंदू रिलीजन, राइट। तो ये जो किताबें थी, इन सब का जो सार है मैं आपको धीरे धीरे करके बताता जा रहा हूँ। और इनके अंदर में इन्होंने बेसिकली यही रिफ्लेक्ट किया कि हमें कोई भी माइथोलॉजिकल डॉक्यूमेंट के बजाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को बेस बनाना चाहिए इक्वालिटी का, नंबर 1। नंबर 2, मार्क्सिज्म के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्क्सिज्म ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सेंटर में रखा, और हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पैट्रियार्की रिफ्लेक्ट करता है। जो पंचायत सीरीज़ है उसमें आपने देखा होगा कैसे पंच परमेश्वर ही पति परमेश्वर है वाली प्रॉब्लम को दिखाया गया है। प्लस ये बेसिकली ये बताता है कि फॉरवर्ड क्लास बेस्ड सिस्टम है ये पंचायत, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सबसे बड़े चैंपियन गांधी जी थे। उन्हें पता चला था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पंचायत को थोड़ी सी आगे पीछे खिसकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बस हल्का सा ये इशारा दिया था कि भाई पंचायत जो है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लीजिए, और सभी को पता था कि यदि वो अनशन पे बैठ जाते तो ये छोटे मोटे उनके लिए बच्चे ही थे, गांधी जी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन के बैठे हुए थे। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के भी जो है अगेंस्ट में अंबेडकर जी खड़े हुए थे, और इसीलिए वो गांधी जी के भी खिलाफ थे कई सारे उनके कॉन्सेप्ट्स को लेके, राइट। नाउ इफ वी गो फर्दर, तो देखो अभी यहाँ तक तो हमने इनके इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा समझ लिया कि भाई 14 बच्चों में सबसे छोटे थे, फादर स्कूल में भेजे तो स्कूल में क्या क्या परेशानियाँ हुई, पानी की परेशानी थी, फिर उसके बाद घर जो एज अ PCS ऑफिसर ढूंढा तो वहाँ पे कितनी परेशानी हो गई, कहीं कहीं बाल बाल मरते हुए भी बचे, और हर जगह 1932 तक प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आ रहे थे। 1933 में इन्होंने येवला के अंदर ये कसम खाई थी और इन्होंने अपनी कसम को पूरा भी किया। मरने से 3 महीने पहले अक्टूबर में इन्होंने नागपुरी चुना। बेसिकली नागपुर में हो सकता है कि RSS का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, जो भी है, लाखों लोगों के साथ में 22 कस्में खाई थी 1956 में, 12 वोट्स। इन ओट्स के अंदर में इन्होंने नवयान की तो बात की ही, जिन्होंने बताया कि जो बुद्ध ने बात बोली है, चाहे वो री इनकारनेशन हो या फिर
इनलाइटनमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब पुनर्जन्म या अवलौकिक एकदम से उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया था बुद्ध जी को, वो सब खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई बुद्धिज्म आप फॉलो कर रहे हो और आप बुद्ध की ही बातें हटा रहे हो। उन्होंने बोला जो रियल बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली वो डिविनिटी को खारिज करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो गॉड के एग्जिस्टेंस को खारिज करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यदि रिलीजन को मैं रिफॉर्म नहीं करूंगा, रिलीजन को डिकनेक्ट नहीं करूंगा, तब तक ये कास्ट सिस्टम खत्म नहीं हो सकता। और रिलीजन और गॉड को खत्म करने के लिए ही इन्होंने बोला कि जो माइथोलॉजिकल डॉक्यूमेंट जैसे रामायण, महाभारत और गीता, जो कि वर्ण सिस्टम की बात करते हैं, जब तक ये रहेंगे तब तक ऑक्यूपेशनल डिफ्रेंशिएशंस जो हैं कास्ट जो सोसाइटी के अंदर, वो शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, राइट, ये कभी भी वैश्य हो, ये दूर नहीं हो सकता। You must be understanding what was his thought. Now, he was also saying as part of the 22 कस्में जो इन सब चीज़ों को बेसिकली ख़त्म करने के लिए आ रही थी। 22 कसम में पहली कसम ये थी कि मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं पार्वती जी, गणेश जी, शिव जी या कोई भी भगवान है, मैं उन सब में बिलीव नहीं करूँगा, नंबर 1। फिर उसी का ही दूसरा आया कि कितने भी जो पूजा पाठ के काम, कर्मकांड हो, जो भी हो, जैसे श्राद्ध करना, पिंडदान करना, ये सब मैं नहीं करूँगा, राइट। देन तीसरा, गॉड के एग्जिस्टेंस को मैं नहीं मानूंगा। चौथा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अच्छे काम करूँगा। वो सारी की सारी बातें इसमें शामिल हुई। और अष्टांग मार्ग, इसको फॉलो करूँगा। ये हम लोग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में अलग से पढ़ सकते हैं। तो नवयान को बेसिकली इन्होंने एक न्यू व्हीकल के रूप में लोगों के सामने बनाया। बुद्धिज़्म को इन्होंने रीशेप करने की कोशिश की। कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल बुद्धिज़्म को इन्होंने प्रैक्टिकल बुद्धिज़्म में लाने की कोशिश की कि हमें किस तरीके से अच्छे से रहना है, कैसे हम लोग सोसाइटी के सबसे अपर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी तक पहुंच सकते हैं, लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को, यही उन्होंने तरीके बताए। और यदि मैं बात करूं कि यदि हम देखें कि एक, मुझे याद आ रहा है कि मूवी है जिसका नाम है शूद्र, जो अभी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, मैंने काफ़ी साल पहले देखी थी। इनकी एक बुक है जिसका नाम है हु वर द शूद्रास, राइट, अपार्ट फ्रॉम द बुक्स दैट आई हैव टोल्ड। तो उसमें जो चीज़ें बताई हैं वो इस मूवी में भी बताई हैं। आप देखोगे, 1 घंटे की मूवी होगी लगभग, तो आपको पता चलेगा कि क्या हालत थी शूद्र की। शूद्र की जो फैमिली है उसमें जो लड़की है, वहाँ का जो फॉरवर्ड क्लास का कोई भी पर्सन होगा, वो उनको बोलता है कि आज रात को भेज देना। यहाँ से मूवी शुरू हुई है। कपड़े जो हैं वो तन पे ज़्यादा नहीं पहन सकते हो, बस अपने प्राइवेट पार्ट को ढकने के लिए मिनिमम कपड़े पहन सकते हो। सर झुका के चलना है, सर आप उठा के नहीं देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि ये बड़ा ही असमंजस वाली स्थिति हो जाती है। आज की सोसाइटी को यदि मैं देखूं तो बहुत ही दिक्कत है। और तो और अंबेडकर साहब जब ख़त्म हुए 1956 में, जस्ट उससे पहले वो बीमार भी थे काफ़ी, उन्होंने एक ब्राह्मण महिला से शादी कर ली। अरे लोगों ने बड़ा बवाल किया है। लोगों को अंबेडकर जी ने बोला, मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं, मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं कुछ भी करूं। और उन डॉक्टर महिला ने जिनसे शादी हुई, उन्होंने उनका ख्याल भी रखा बहुत सारा। तो ये बेसिकली बताता है कि जितना हम डरेंगे समाज से या इन लोगों से, उतना ही ये लोग हमको डराते हुए जाएंगे। थोड़ा सा मैं यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अंबेडकर जी और नेहरू जी के टकराव की बात करूं, तो हिंदू कोड बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको सपोर्ट करने की कोशिश अंबेडकर जी हमेशा कर रहे थे, तो 1956 में ही ये 55 एंड 56 में ही ये 4 तरीके से हिंदू कोड बिल है वो लाया गया। पहले तो हिंदू मैरिज एक्ट, देन हिंदू सक्सेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, देन हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट, देन
जो कास्ट के लिए था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट लाया गया। इस अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट को तो 1976 में सिविल राइट्स एक्ट के रूप में बना दिया गया। फिर 1989 में इसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के रूप में बना दिया गया। जो गौ हत्या वगैरह ये सब हुई, ये लेटेस्ट एपिसोड में बहुत रहा था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ SC/ST एक्ट 1989। इसको काफ़ी रिफॉर्म भी किया है, रिमोल्ड भी किया है पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद। जो सक्सेशन एक्ट आया, प्रॉपर्टीज़ एक्ट आया, राइट, हिंदू कोड बिल के जो बेस थे ये 4, इसमें जो बेटियां थी उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं था, उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिला। जो पॉलीगैमी थी, यानी कि बहुत सारी शादियां आप कर लेते हो, तो वो भी एक क्राइम हो गया कि भाई बहुत सारी शादियां नहीं कर सकते हो। पहले तो शादी क्या होता था, झेलो, राइट, अब क्या होता है, झेलो के बदलो आज की डेट में जेल जाओगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अगेंस्ट बोले कि भाई धर्म के अंदर राज्य का, स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, जबकि अंबेडकर बोले बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उनके फेवर में बात जाती थी। तो यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अंबेडकर जी जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। और इन्होंने रिज़ाइन भी अंबेडकर जी ने 1954 के आसपास में इसीलिए किया था कि ये नेहरू जी जो है वो बात नहीं मानते थे उनकी, कहते मैं अपने हिसाब से ही काम करूँगा सारे के सारे। तो ये सब जो बातें थी इनकी आत्मकथा से जुड़ते हुए मैंने आपको कंटेंट दिया है। लास्ट में मैं एक राउंड अप थोड़ा सा कर दूंगा कि आप अपने आंसर्स में इस चीज़ को अच्छे से बता पाओ। लेकिन एक छोटी सी मेरी ये बात है कि अंबेडकर हों या जो हमारे रिलीजियस रिफॉर्म करने वाले हों, जैसे राजा राम मोहन राय ने भी मूर्ति प्रथा को ख़त्म करने की बात की थी, और उनको हम लोग रेस्पेक्ट की निगाह से ही देखते हैं। उनकी जो डेज होते हैं उनको हर कोई मनाता है, मोदी जी भी मनाते हैं। माइथोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स के अंदर में चाहे जो श्रवण कुमार की कहानी हो, जिसके माता पिता जो ने श्राप दिया था दशरथ को कि भाई जैसे तेरा बाण मेरे बेटे को लगा है वैसे ही तू भी अपने बेटे के वियोग में कभी जाएगा। ऐसे ही कर्ण की कहानी है गीता के अंदर में कि कैसे कर्ण दोस्त था दुर्योधन का, लेकिन फिर भी वो दलित शूद्र अनटचेबल होने की वजह से उसको दरबार में कैसे तरीके से बैठाला जाता था। तो ये सब माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में जिसका कोई बेस नहीं है, अंबेडकर जी कहते हैं इसमें विश्वास करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है तो ठीक है, लेकिन कास्ट बेस इससे ख़राब होता है तो इसको हमें नहीं करना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ वी से लास्ट में कि भाई गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, इन तीनों के बीच में यदि हम लोग एक बैलेंस बैठाने की कोशिश करें तो ये कहाँ एक साथ थे और कहाँ ये अलग अलग थे। तो एक साथ इसलिए थे कि अंग्रेज़ों को पीछे धकेलना था, पहली बात तो ये, और हमें बेसिकली इंडिपेंडेंस चाहिए थी, राइट। इसमें पूरे के पूरे साथ थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर जाते हैं जिन्ना के लिए, जहाँ वो माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी, तो वहाँ पे उन्हें सपोर्ट करके जो आज का पाकिस्तान है उसको भी बनाने में हल्की सी गलती से कंट्रीब्यूशन हो जाती है। मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन इतिहास के अंदर में या भविष्य के अंदर में कोई भी महान व्यक्ति रहेगा। मोदी जी भी आज की डेट में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 100/100 सारे काम एकदम सही हो जाए। कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। पहले भी हमारी सरकार से नोटबंदी जैसी चीज़ हुई जिसमें काफ़ी लोगों को परेशानी हुई, करप्शन वहीं का वहीं है, राइट। मैं एक ओपन क्रिटिसाइज़ करने वालों में से हूँ। मैं भी अपने आप में अपनी क्रिटिसिज्म कर लेता हूँ, क्योंकि वही एक बेस है मेरे को इम्प्रूव करने का आगे। ग्लास जब तक खाली नहीं होगा तब तक भरेगा कैसे। सो दिस थिंग यू नीड टू हैव इन योर माइंड टू एज एन एस्पिरेंट कि भाई आपके आंसर्स में इम्प्रूवमेंट हो या आपके कॉन्सेप्ट में इम्प्रूवमेंट हो, वो होने चाहिए। ठीक है, आज के इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं जस्ट 1 मिनट में आपको बातें बता दूं कि क्या क्या बातें थी। अंबेडकर जी ने जो थॉट प्रोसेसेस आपको दिए वो एक तो नवयान के रूप में दिया, राइट। दूसरा उन्होंने जो बेसिकली शूद्र को लेके बात बताई,
अनटचेबल्स को लेके बात बताई, वो आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में रिफ्लेक्ट होती है। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 की बात हुई जो रिक्रूटमेंट बनता है रिलीजियस रेफरेंसेस को लेके, राइट। देन परिवर्तन जो निर्वाणा दिवस है जो 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ये एक अलग बात है कोइंसिडेंटली कि बाबरी मस्जिद भी उस दिन डेमोलिश हुई, तो लोगों को ये लगता है कि शायद हमारे इस डे से, इस सेलिब्रेशन से ध्यान हटाने के लिए ही किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिस शुड बी दैट वे, इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो 4 किताबें हैं, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु वर द शूद्रास एंड फिलोसफी ऑफ हिंदू रिलीजन, ये 4 किताबें बहुत हैं। एंड मी कसा भालू, मैं कैसे बना, ये 5 टोटल जो किताबें फेमस हैं अंबेडकर जी के बारे में, ये पूरा का पूरा निचोड़ लेके आती हैं जीएस पेपर 4 के लिए जो एथिक्स का है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी जो किताब है एथिक्स की, ये मैं हर वीडियो में आपको रिमाइंड कराता हूँ, कभी तो कभी दिमाग में होगा, ये किताब ओनली एंड ओनली मार्केट में ऐसी है, पहली बात तो एक टीचर ने लिखी है जो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, देन एक ब्यूरोक्रेट जो मेरा ही अपना पुराना सीनियर स्टूडेंट है 2016 बैच का IAS अतहर आमिर, उसने इसे बहुत अच्छे से संवारा है। तीसरा, इस किताब के अंदर UPSC ने जितने भी स्कॉलर्स पूछे हैं वो किसी और दूसरी किताब में नहीं मिलता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि UPSC के सारे कंटेंट जो हैं वो एक किताब में शामिल हों, भटकने की किसी को कोई ज़रूरत ना हो, और वो क्लोज एंडेड रूप में जाके कहीं ना कहीं आंसर्स में ट्रांसलेट हो जाते हैं, लिखते वक्त याद आ जाते हैं बच्चों को। पढ़ा तो मैं देता ही हूँ, मेरे कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, एंड हर दूसरे महीने एक एथिक्स का कोर्स भी लॉन्च होता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए अंबेडकर जी की बातों को थोड़ा सा जो हाईलाइट मैंने किया है उसे ध्यान में रखिए, और मैं इसका जो डॉक्यूमेंट है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, पढ़ते रहिए। जल्दी ही किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।